आज का जो पहला टॉपिक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस टॉपिक इज इन्फ्लेशन। आज की टॉपिक पहला कैसा है दोस्तों? अपना पहला टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति, महंगाई। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर में अपने सामने कुछ आंकड़े आए हैं, जिन आंकड़ों में हमने देखा है कि इंडिया के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो जनवरी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। काफ़ी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपको इंडिया के अंदर में देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्फ्लेशन होता क्या है, आप बताइए मुझे। मैंने वैसे बता दिया, मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई कहते हैं इसको, है ना। आम भाषा में महंगाई बोल देते हैं, जनरल लेमन की भाषा में बोल देंगे भाई महंगाई। बट इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज ऑफ द प्राइजेज। अब राइज इन द प्राइजेज जो है वो एक चीज का नहीं देखते हैं, इसमें कमोडिटी ऑफ द प्राइजेज होती है। कमोडिटी ऑफ द प्राइजेज होती है। कहने का मतलब क्या है, अपने पास एक बास्केट है, ठीक है, इस बास्केट के अंदर में बहुत सारी वस्तुएं, एक दो, ये बहुत सारी वस्तुएं। अब इनका सबका जो एवरेज प्राइस राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। मतलब जब भी हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी के अंदर में जितना बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका जो कलेक्टिव प्राइस है उसकी हम बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्याज का प्राइस बढ़ गया तो हम बोल देंगे इन्फ्लेशन हो गया भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर जब कलेक्टिव प्राइस राइज करता है, ठीक है, सारी चीजों का प्राइस इकट्ठे कलेक्टिवली क्या करता है? राइज करता है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। तो जब महंगाई होती है ना तो सारी चीजों का भाव बढ़ता है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज का भाव बढ़ेगा। सो इट इज बेसिकली कलेक्टिव राइज इन द प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। सो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन समझ में आ गया नॉर्मल भाषा में। इस इन्फ्लेशन के बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस इन्फ्लेशन को मापने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला होता है सीपीआई और दूसरा होता है दोस्तों अपने पास डब्ल्यूपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई मतलब आपका इन्फ्लेशन को मेजर करता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हैं, मैं हैं, हम क्या हैं? कंज्यूमर है ना। तो हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारे पॉइंट के ऊपर प्राइस कितना बढ़ा है, ठीक है, आपके लेवल पर, मेरे लेवल पर, उपभोक्ता के लेवल पर, उसको बोलते हैं सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है मेरे पास डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब होता है उत्पादनकर्ता के उस पे, जहां उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पे प्राइस राइज कैसे हो रहा है, दैट इज नोन एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप और मैं उपभोक्ता हैं, हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, वेयर द फाइनल कंज्यूमर, है ना। पहले मान लो आप 1 kg ऑफ गोभी, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, 1 किलो गोभी जो है आप पहले 10 रुपए kg खाते थे, ठीक है। अब गोभी का प्राइस हो गया कितना? 15 रुपए हो गया। कितना बढ़ गया? 5 रुपए बढ़ गया। कितने बढ़ गया दोस्तों? 10 रुपए बढ़ा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये कितना? लगभग 50% का इन्फ्लेशन है। ऐसे हम निकालते हैं इन्फ्लेशन। तो जब आपके लेवल पर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मान लेते हैं होलसेल मंडी में यही 1 kg पहले मिलती थी दोस्तों कितने रुपए की? 5 रुपए की, ठीक है। अब मंडी के अंदर की बात कर रहा हूं, यही हो गई कितनी दोस्तों? 10 रुपए की। कितना बढ़ गया दोस्तों? 5 रुपए बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 5 रुपए बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इन्फ्लेशन कितना हो गया? 100%। सो आप देखो ऐसे निकालते हैं। उपभोक्ता के लेवल पे, हमारे लेवल पे तो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना। जब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके लेवल पे बात ना करके हम होलसेल मंडी के भाव की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज नोन एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक, है ना। अब अपने यहाँ पे यार दोस्तों आरबीआई ने ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग की हुई है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मौद्रिक नीति है, आपको पता है दोस्तों हमारी मौद्रिक नीति किस पे बेस्ड होती है दोस्तों? इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे बेस्ड होती है। हम इन्फ्लेशन को टारगेट करके देश के अंदर में मुद्रास्फीति, महंगाई को टारगेट करके रखते हैं हम, कि इतने के बीच में ही हमारी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, इतने के बीच में ही। और जो हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ठीक है, हमने जो टारगेट बनाया हुआ है वो क्या है? 2 से लेकर 6, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये हो, मतलब हम 4 का +-2 रखते हैं, ठीक है, या तो 4 में 2 ज्यादा या 4 में, मतलब 4 के आसपास की इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड दिस थिंग इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी चीज को टारगेट करके रखती है। जब भी हम 6 से ज्यादा इन्फ्लेशन जाती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि भैया इन्फ्लेशन का जो क्राइटेरिया वो ब्रीच हो रहा है। ऐसे में आरबीआई क्या करता है? फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, पॉलिसी रेट को बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है,
हॉकिश स्टांस लेता है, ठीक है। हॉकिश मतलब आगे ब्याज दर बढ़ाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था 2 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में अभी हमारी मौद्रिक नीति आई है और आरबीआई ने क्या रखा है दोस्तों, आरबीआई का जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव स्टांस है, मतलब भविष्य के अंदर, मतलब अप्रैल के अंदर अब जब नेक्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू आएगा तो आरबीआई पूरा मन बना के बैठा है कि या तो इंटरेस्ट रेट को सेम रखा जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान के अंदर में हम इन्फ्लेशन को देखें दोस्तों, तो इसने जनवरी के अंदर में सीपीआई, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसने 6 के आंकड़े को पार किया है, 6.1, जो जून 2021 के बाद में मतलब पहली बार देखा गया है। तो ये आंकड़ा जो है एक तरफ के से ठीक भी है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और दूसरी तरीके से गलत भी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है दोस्तों तो उससे जो रियल वैल्यू है मनी की वो इरोड होती है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला मैंने बताया इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन इज द कलेक्टिव राइज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। भाई किसी देश के अंदर में जो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके कलेक्टिव सम को, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। 2 प्रकार से मापते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई कंज्यूमर के लेवल पर, डब्ल्यूपीआई किसके लेवल पर, उपभोक्ता खुदरा मार्केट मंडी के लेवल पर, ठीक है। दोनों बातें अपने को क्या रखनी है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इन्फ्लेशन जब भी निकालते हैं मैंने बताया कोई एक वस्तु पे नहीं निकलता दोस्तों, और अ बैंड ऑफ द कमोडिटी होता है, ठीक है, और द बास्केट ऑफ द कमोडिटी होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं। ये इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इन्फ्लेशन। तो ये आपका आया हुआ है दोस्तों आपका, ठीक है, 14 फैब के अंदर, मतलब ये बेसिकली कल आपका न्यूज थी। एट 7 मंथ हाई रिटेल इन्फ्लेशन शॉट पास्ट 6% इन द जनवरी, कि जनवरी के अंदर में जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 6% से क्या हो गई है दोस्तों, ज्यादा हो गई है, ठीक है। अगर 6% से ज्यादा हो गई है तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जीएस पेपर 3 से संबंधित है, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर में इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आता है जीएस पेपर 3 के अंदर, हाँ ये जीएस पेपर 3 में आता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एक्सेलरेट करके 6 से ऊपर चला गया जनवरी के अंदर में। कितना ऊपर चला गया सर, इसने 6.1 का मार्क जो है उसको हिट कर दिया है, 6% से ऊपर चला गया दोस्तों आपका ये, ठीक है, ये बात यहां पर बोली है। और ये ऐसा जून 2021 के बाद ना पहली बार देखा गया, जून में भी हुआ था ऐसा, 6 के ऊपर गया था, और अब फिर से दोस्तों ये क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका वो 6.1 हुआ था इस बार जनवरी में। अब हमारे लिए टेंशन क्यों है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हमारे लिए जो इन्फ्लेशन का जो ब्रैकेट है वो 2 से 6, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 6 से ज्यादा, ऐसा आरबीआई क्या करता है, टारगेट करके चलता है, बट ये तो 6 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी चिंता की बात है। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 5.66% इन दिसंबर 2021, यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि दिसंबर के अंदर में जो हमारे यहाँ सीपीआई था वो था 5.66%। इसके अलावा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अब देखो यहां पर लिखा है कंज्यूमर फूड, फूड का मतलब ये सिर्फ फूड आइटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फूड आइटम की बात कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो सिग्निफिकेंट रहा है, स्पाइक मतलब बहुत बढ़ गया है दोस्तों, 4.05% से दिसंबर में था, और जनवरी में बढ़ के फूड प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 5.43% है। मतलब फूड प्राइसेस में, खाने की चीजों में महंगाई आई है, और इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा, मिडिल क्लास के ऊपर में, गरीब आदमियों पे पड़ेगा, ठीक है। तो इस महंगाई का बोझ हमेशा किसको उठाना पड़ता है दोस्तों, गरीब लोगों को उठाना पड़ता है। तो कह रहा है कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है, हमारा जो खाद्य मूल्य सूचकांक है, दिसंबर में था 4.5%, ये भी बढ़ के जनवरी में हो गया 5.43% हो गया है दोस्तों, विद रूरल इंडिया रिपोर्टिंग अ शार्पर राइज। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो ग्रामीण भारत के अंदर में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया, और ऑब्वियस ही बात है ग्रामीण भारत में देखा तो उस पर तो मतलब नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा ना। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है रिफ्लेक्टिंग प्रोड्यूसर कॉस्ट, आप पूछोगे सर होलसेल, मैंने आपको बताया था होलसेल का मतलब मंडी के अंदर। अब जब मंडी में कोई माल जाता है तो मंडी में माल कौन देता है, जो उत्पादन करने वाला है, प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट मंडी के अंदर में माल जाके डंप करता है, ठीक है, सीधा डालता है ना मंडी के अंदर माल। तो जो मंडी के अंदर में जो भाव होता है उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों, कि जो मंडी में माल डाल के गया उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, वो उस बात को शो करता है। तो कहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग प्रोड्यूसर कॉस्ट प्रेशर स्टेड अबाउट डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट, डब्ल्यूपीआई भी
WPI भी कितना रहा है दोस्तों, डबल डिजिट से ऊपर चला है दोस्तों, और ये रहा है 12.96%, है ना। CPI कितना रहा है जनवरी में सर CPI रहा है 6.1%, और WPI जो है इट मार्क दी 12.96%। इसके अंदर में डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, डबल डिजिट के अंदर रहा है, और ये जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनवरी के अंदर में CPI रहा है 6.1% और WPI कितना रहा है दोस्तों, 12.96%। अब यार ये अगर हम देखेंगे ना तो ये चीज़ें समझ में कम आती है, ठीक है, इनको हम ग्रैब नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो थोड़े से क्या होते हैं, वीक होते हैं। एंड इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है, और ये चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए, UPSC विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। अब मैं कुछ उल्टा सीधा मतलब आपको वो नहीं करना है, ठीक है, और न्यूज़पेपर में बहुत उल्टा सीधा होता है यार हर एक चीज़ में, इसीलिए कहते हैं कि यार आपको एक शो पकड़ना पड़ेगा कोई भी न्यूज़पेपर के लिए अगर आप फ्रेश बच्चे हैं तो। गाइज एक बार रिक्वेस्ट है सारे के सारे बच्चे यार वीडियो लाइक और शेयर करो प्लीज़। जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें फटाफट से। अब कह रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है ना एट द होलसेल हिट अ 24 मंथ हाई ऑफ 9.6%। ध्यान आया ये बात? देखो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कुछ बातें बताई है। जैसे हमने कहा कि जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है 6.1% ना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसलिए अलग से लिख रहा हूं 6.1%, है ना। WPI की बात करें तो भाई WPI कितना है 12.96%। अब मैंने इसमें बताया था कि इसमें जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, CPI का जो फूड इन्फ्लेशन यहां पे रहा है वो कितना रहा था आपका, हमने अभी देखा था 5.43%। कितना रहा था 5.43%, तो ये है 5.43%। अब ये कह रहा है कि WPI कितना रहा है फूड इन्फ्लेशन के अंदर में, तो WPI की अगर हम बात करें तो WPI हमारा रहा है कितना 9.6%, ठीक है। सो ये रहा है किसका आपका दोस्तों WPI, और ये रहा है CPI, ये फूड इन्फ्लेशन और यहां पर भी फूड के अंदर में। बस फर्क क्या होता है दोस्तों, ये आपका प्रोड्यूसर के प्राइस को शो करता है, ये प्रोड्यूसर के हिसाब से चीजें बताता है, और ये कंज्यूमर के हिसाब से चीजें बताता है। ये दो फर्क होते हैं यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूरल इंडिया बोर द ब्रंट ऑफ द इन्फ्लेशन स्पाइक। ऑब्वियस सी बात है ग्रामीण भारत पे प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण भारत मुद्रास्फीति की वृद्धि का खामियाजा भुगत रहा है दिसंबर में, जो कि कितना हो गया है दोस्तों 5.36 से बढ़कर 6.12 6.12 जो है, यानी कि 6.1 का यहां पर देखा गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, इन सारी बातों का कहने का मतलब ये है सर जी, इन्फ्लेशन जिसको हम CPI और WPI से मापते हैं, ठीक है, वो बढ़ गया है, वो इंक्रीज हो गया है। CPI हो चाहे WPI हो, दोनों में बढ़ोतरी हुई है, और इसका जो दबाव है, इसका जो भार है, इसका जो बर्डन है, वो हमारे रूरल इंडिया पे आएगा। उसका दबाव आप हमारे रूरल इंडिया ग्रामीण भारत के ऊपर में साफ साफ देख सकते हैं। अब बात आती है सर इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति होती क्या है, महंगाई होती क्या है। तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। देश के अंदर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, अगर उनका प्राइस जो है, उन वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका इन्फ्लेशन बोलते हैं। अभी जो राइज इन द प्राइस है वस्तुओं का और इनका सेवाओं का मूल्य बढ़ना, इसमें याद रखना, इसमें हम एक कॉमन बास्केट लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज हम लेंगे, इसमें हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, इसकी बास्केट होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी होती हैं इसके अंदर में सर्विसेज भी होती हैं, इसके अंदर में आपकी दोस्तों जो है आपका फ्यूल जो है वो भी होता है। तो कई सारी चीजें होती हैं, एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल, ये सब होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक बास्केट के अंदर में, ठीक है, बास्केट मतलब इसमें हम काफी सारी चीजों की गिनती करते हैं, और जब उन सारी चीजों के ऊपर हम राइज इन द प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि कितना मूल्य में वृद्धि हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज नथिंग, इट इज द राइज इन द प्राइसेस ऑफ अ बैंड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन यहां पे बोलते हैं। अब बात करते हैं सर इंडिकेटर किस कौन कौन से यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों दो इंडिकेटर यूज होते हैं। पहला होता है WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको होलसेल और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि प्रोड्यूसर के हिसाब से प्राइस कितना बढ़ गया है। मैंने आपको बताया ये मंडी का भाव जो है, होलसेल का भाव जो है, उसको कैप्चर करता है, उस पे दिखाता है कि कितना मूल्य में वृद्धि हुई है। CPI जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दिखाता है, रिटेल लेवल पर, कंज्यूमर उपभोक्ता के लेवल पर, आपके लेवल पर, मेरे लेवल पे प्राइस कितना बढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था
ठीक है, अगर 1 kg आप आलू ले रहे हैं आज, ठीक है, कल मिल रहे थे 10 रुपए के, आज 1 किलो आलू मिल रहे हैं 15 रुपए के, कितना बढ़ गया? 5 रुपए बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बढ़ गया दोस्तों आपका? ये बढ़ गया 50, यानी कि इन्फ्लेशन है 50% का। ऐसा निकालते हैं। अब अकेला आलू नहीं कंसिडर करते, इसमें बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, बास्केट ऑफ द कमोडिटी रखते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, सर्विसेज, पावर जो है कंजम्पशंस, वो सब हम काउंट करते हैं, ठीक है। वो इन्फ्लेशन के अंदर में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, मैं आपको पढ़ा दूंगा। सीपीआई जो है, इट कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट सर्विस एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और ये हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं कि कंज्यूमर, उपभोक्ता के स्तर पर ये चीजें कैसी हैं। ऑन दी अदर हैंड, द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड बाय द बिजनेसेस टू द स्मॉलर बिजनेसेस इज सेलिंग फर्दर इज कैप्चर्ड बाय द डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहां पर हम होलसेल लेवल के ऊपर में इन चीजों को क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो एक तो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीपीआई में क्या होता है दोस्तों? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और डब्ल्यूपीआई में दोस्तों प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा सर, इन्फ्लेशन अगर होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? देखो यार, इन्फ्लेशन में ना, इन्फ्लेशन, अब ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन, महंगाई होनी नहीं चाहिए किसी भी देश की में। अगर इन्फ्लेशन नहीं होती, एक प्रॉपर अमाउंट का इन्फ्लेशन नहीं होता, तो उस देश के अंदर में ग्रोथ भी नहीं होती, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है, अपने को ये बताता है कि ठीक है, देश में इकोनॉमी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बट ये एक फिक्स लेवल में होनी चाहिए, अगर उससे बाहर जाती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसीलिए हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। हम टारगेट रखते हैं 2 से 6 के बीच का। तो 2 से 6 के बीच की इन्फ्लेशन को हम हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन मानते हैं, ठीक है। आप बात समझ रहे हो? 2 to 6 इज द हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। और इसके अगर ये बहुत ज़्यादा होती है तो इसके इकोनॉमी पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला प्रभाव मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, तो देखो, गरीब आदमी तो बेचारा इसके बोझ में मरता ही है। जो मनी की वैल्यू है वो इरोड होती है, पैसा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले जो आपके पास 10 रुपए थे उसके अंदर में 1 किलो आलू आ जाते थे, लेकिन अब 10 रुपए में आपको 5 रुपए और मिलाने पड़ते हैं, तब समान पहले वाले आलू आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आलू की क्वालिटी बढ़ गई है। या 1 किलो आलू में पहले 5 आलू आते थे, अब 20 आलू आने लगे, ऐसा नहीं ना भाई। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई है। पहले 10 में 1 किलो आ रहे थे और अब 10 में आपको 5 और मिलाने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इससे मनी की वैल्यू इरोड होती है। ऐसे मनी की वैल्यू इरोड होने से हमारा रुपया जो है ना, वो भी कमजोर होता है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मुकाबले। ये सब इन्फ्लेशन के प्रभाव हैं। इससे परचेजिंग पावर जो है करेंसी की, वो क्या हो जाती है दोस्तों, आपका डिक्रीज हो जाती है। मतलब पहला एक जो है आपकी करेंसी से आप जितना खरीद रहे थे, जितना आप ले रहे थे, अब उसके मुकाबले आपकी परचेजिंग पावर यहां पर क्या हो गई है दोस्तों, डिक्रीज हो गई है। कमोडिटी जो वस्तु है वो आपके लिए डियरर, मतलब महंगी हो रही है, और आपकी वैल्यू जो है, मनी की वैल्यू जो है वो घट रही है, ठीक है। सो ये होता है। दिस ऑल्सो इंपैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है ना, देश के अंदर में रहना महंगा हो जाएगा। व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, द कॉस्ट ऑफ लिविंग गेट्स हायर एज वेल, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द आपका डिक्लेरेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया मंदी अगर बढ़ेगी, अगर और लगातार मंदी अगर महंगाई अगर बढ़ती रहती है, तो इससे अल्टीमेटली देश के अंदर में क्या आ सकती है दोस्तों, देश के अंदर में मंदी आ सकती है, ग्रोथ रेट हमारी डिक्रीज हो सकती है। अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। आप कहोगे सर फिर तो होनी नहीं चाहिए महंगाई। नहीं, इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहती है तो बेटर है। जैसे मैंने बताया 2 से 6 के बीच में, अगर 4 के आसपास है, 5 के आसपास है, दैट इज द गुड रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हमेशा जब भी आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, तो वो ध्यान में रखता है कि वो देखता है कि इन्फ्लेशन किस रेंज में है, इन्फ्लेशन कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसी के हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाता है, उसी के हिसाब से अपनी वो मौद्रिक नीति बनाता है। फिर देखता है, अगर मान लो इन्फ्लेशन अगर मान लो 6 के आसपास है, अब जैसे 5 के आसपास है, 6 के आसपास है, तो फिर वो कहता है कि यार नहीं, अगर मैंने मार्केट में और पैसा डाला तो इन्फ्लेटरी प्रेशर और ज़्यादा आएगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, मनी अपनी इंटरेस्ट रेट को, अब जैसे अभी है, अब मान लो अभी 6% है, कल को 7 हो जाए, परसों 8 हो जाए, मार्च के अंदर में जाके 9 हो जाए सीपीआई, तो जब अप्रैल के अंदर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। और फिर आगे उसका स्टांस कैसा होगा, हॉकी स्टांस, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। सो ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं रिलेटेड सर्च, तो ऐसे जैसे इन्फ्लेशन होता है, इसमें और भी वर्ड है, जैसे डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, ये सरकार ने एक स्कीम लेके आई थी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के नाम से। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको खुद से पढ़नी है रिलेटेड सर्च के अंदर। बट चिंता मत करो, जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ये, और अगर इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो फिर तो दिक्कत है भाई। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी फिर तो दिक्कत है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। आज या कल से मैं इकोनॉमिक्स के जो अपने पुराने लेक्चर है ना उनको कंटिन्यू करूंगा। एक बार बजट का एक लेक्चर है हमारा, वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक में हम बात करें, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, जैसे सबसे पहला व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप का होता है इन्फ्लेशन, फैक्टर कॉजिंग इन्फ्लेशन, है ना, आपको बताना है कि कितने फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन कॉज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जिनसे इन्फ्लेशन होता है, इंडिकेटर यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन, आपको बताना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से आप इन्फ्लेशन को मापते हैं, आप इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं। अब एक सवाल भी मैंने लिया है प्रीलिम्स का आपसे, ठीक है, मैंने सोचा चलो डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आपको बताना है मुझे कि इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच क्या होता है, पहला द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, the value of money increases first and then decreases, the value of money decreases first and then increases later। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, इन्फ्लेशन से संबंधित कौन सी बात सही है यहां पर, ठीक है, वो आपको बतानी है मुझे, जल्दी बताओ फटाफट से। गुड, क्या होगा ए गाइस, यार जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाएं फटाफट से और वीडियो लाइक करें फटाफट और वीडियो को शेयर करें, सभी को रिक्वेस्ट है यार ये। सही जवाब क्या है दोस्तों इसमें, पहला द वैल्यू ऑफ मनी जो होती है इसमें क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन में आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपका डिक्रीज करती है, ठीक है। चलिए, सो मुद्रास्फीति में पैसे की कीमत क्या होती है आपकी, घटती है। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं दोस्तों, मेंस के लिए सवाल क्या अपना, तो मेन स्पेसिफिक में चलते हैं। तो मेंस पे क्या क्वेश्चन हम पूछेंगे, देखो, examine the factor for the high rate of inflation in the Indian economy in the recent month, suggest measures to keep the inflation with Reserve Bank of India's tolerance band। मैंने आपको क्या कहा है, वैसे अभी इन्फ्लेशन जो है हमारा टारगेट कितना इन्फ्लेशन का, 2 से लेकर 6% का, और इन्फ्लेशन कितने पे हो गया, 6.1% पे हो गया है, कितना हो गया। अच्छा, अब ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से हुआ है, प्राइस बढ़ा है ना, तो प्राइस 2 तरीकों से बढ़ सकता है, कैसा सर, पहला प्राइस इसलिए बढ़ता है कि हो सकता है मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी, अब यार ये समझने के लिए ना आपको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहला हो सकता है कि लिक्विडिटी क्या हो, हायर साइड पे हो, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो कि वो ज्यादा दाम पे भी चीजें खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी साइड प्रेशर। और दूसरा होता है सप्लाई साइड प्रेशर, सप्लाई साइड हो या डिमांड साइड हो, डिमांड साइड यहाँ पे होता है और सप्लाई साइड यहाँ, सप्लाई साइड का मतलब हो सकता है चीज सस्ती, मतलब जो सप्लाई में है वो शॉर्ट हो, भाई चीजों का उत्पादन ना हो रहा हो, तो इसी वजह से उत्पादन ना हो गया हो तो प्राइस बढ़ गया हो, कोई भी चीज शॉर्ट सप्लाई में होती तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है जो प्राइस जो ये हुआ है, जो प्राइस बढ़ा है, ये सप्लाई साइड भी हो सकता है या डिमांड साइड भी हो सकता है। अब डिमांड साइड तो है नहीं भाई, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है ऐसी तो बात मैं मान ही नहीं सकता, कहाँ पैसा ज्यादा है यार, कोरोना में वैसे ही लोगों की हालत खराब है ना। तो ये कैसा है दोस्तों, सप्लाई साइड, ऑब्वियस सी बात है कोरोना के अंदर में हमारी पूरी सप्लाई चेन क्या हुई है दोस्तों, हिट हुई है ना। अभी हमारा प्रोडक्शन है नहीं उतना, लेकिन डिमांड अभी भी उतनी है, तो इसीलिए चीजें क्या हो रही हैं दोस्तों, महंगी। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों, उपाय सीधा है सर, हमें अपनी सप्लाई चेन को रोबस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जल्द से जल्द जैसे ही कोविड हटता है दोस्तों, अपने सप्लाई साइड को हमें बेटर करना पड़ेगा। तब तक के लिए जो सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, सरकार को उनको राहत देनी चाहिए। वो कई तरीकों से हो सकती है, टैक्स कंसेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। क्या इस समय पे आरबीआई को जो है टैक्स रेट बढ़ाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एडवाइजरी नहीं है, और आरबीआई को पता है, इसीलिए आरबीआई ने इस बार टैक्स रेट नहीं बढ़ाए और टैक्स रेट को वहीं पर वहीं रखा है, पॉलिसी रेट क्या रखे थे, सेम। तो इस प्रकार से आपके इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करना है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छा सवाल है, इसी आधार पे लिखना है जो मैंने बताया।
इजीली आप 150 वर्ड्स के अंदर में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।